बिल्कुल। अच्छा, मेरी वॉइस आ रही है सबको क्लियर? मेरी वॉइस ऑडिबल है? अच्छा, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट कर दें। और आज हमने गेस्टो के 35 एमसीक्यूज तो कर लिए थे फर्स्ट स्टार्ट के। और आज हमने जो है ना नेक्स्ट 35 करने हैं, 70 तक एमसीक्यूज हम करेंगे। प्रीवियसली किसी की कोई क्यूरी हो तो बता दे। बल्कि मैंने आपकी एक क्यूरी भी सॉल्व करनी थी, ग्लूकागॉन वाली। किसी और ने सर्च किया ग्लूकागॉन का रोल? किसी और ने देखे उसको? मुझे भी याद नहीं रहा क्योंकि आज मैं जॉब अप्लाई करने गई हुई थी, तो इसलिए बिल्कुल मेरे ध्यान में नहीं रहा। आज मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं देख लूंगी। नहीं तो किसी और ने भी देखा है तो वो बताए। अच्छा, हमारा आज 36 एमसीक्यू है, पेज नंबर 377। और ये है 63 years old male presented with a history of worsening of epigastric pain from the last 5 months, not getting better with pantoprazole 40 milligram twice daily. वो बता रहे हैं कि उसका डिस्पेप्सिया वगैरह जो था, उसकी जो एपिगेस्ट्रिक पेन था वो सेटल्ड नहीं हुआ ओमेप्राजोल के साथ। पेशेंट को जो है ना वेट लॉस विद हिस्ट्री ऑफ वाटर डायरिया भी है ऑन एंड ऑफ। एंड एसो ईजीटी वाज डन विच शोड मल्टीपल अल्सर्स इन द स्टमक एंड ड्यूटीनम। अच्छा, अब आपने याद रखना है कि आपके पास दो निशानियां होती हैं, जो कि पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्यू टू एच पाइलोराई, और जो कि आपके पास जो है ना वो गैस्ट्रिनोमा को डिफरेंशिएट करती है। किसी को पता है वो दो पॉइंट्स क्या वो चीजें हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं पेशेंट को ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है या फिर पेप्टिक अल्सर डिजीज है? एक तो मैम कैल्शियम एंड मल्टीपल गैस्ट्रिक अल्सर। वेरी गुड। अल्सर्स की लोकेशन का मल्टीपल हो जाना। ठीक है। अगर आपके पास सिंगल अल्सर है तो मोस्ट लाइकली पेप्टिक अल्सर डिजीज है, अगर मल्टीपल है तो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम है। और दूसरा पॉइंट, डायरिया। ठीक है। डायरिया आपके साथ जो है ना वो ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम के साथ होता है। अब यहाँ पे उन्होंने वैसे खुद ही आसानी करने के लिए बता दिया कि एच पाइलोराई टेस्टिंग उसकी नेगेटिव आ गई है। कैल्शियम लेवल उसका 10.5, विच मींस द फॉलोइंग टेस्ट शुड बी डन। अब फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल कराने हैं। कल मैंने आपको एक चीज की थी कि फास्टिंग सीरम गैस्ट्रिन लेवल जब आप कराते हो मिप्राजोल पेशेंट कितने अरसे से ले स्टॉप करानी होती है, कितना अरसा पहले? 2 weeks। वो हमारे पास था एच पाइलोराई के लिए। ठीक है। गैस्ट्रिन नोमा के लिए मेरा ख्याल है 1 वीक है। मैंने आपको कहा था मगरिबी में देख भी लीजिएगा कंफर्म, 1 वीक उसके लिए 1 वीक है। ठीक है। ये डिफरेंस होता है। 37 MCQ है। 42 years old alcoholic patient in emergency department with excruciating epigastric pain with a 10/10 intensity associated with vomiting for 2 hours. Patient is also taking naproxen per gout. Labs was done which shows 11.5 उसके HbA, 15,900 उसके WBCs हैं। Platelets उसके 210,000। LFTs are normal with serum amylase of 800। अब देखो ये उसकी स्पेयर टाइप ऑफ पेन और साथ में हमारे पास एमाइलेज रेस करके बताया हुआ है, और अल्कोहलिक पेशेंट है, तो क्या कॉज होगी? ये तो एक पेट सा एमसीक्यू है, उसमें आपके पास पेनक्रेटाइटिस होगा। 38 MCQ हमारे पास है। 36 years old female is diagnosed with chronic idiopathic constipation, fails to respond to increased dietary fibers and lactulose. अब उसको you decided to add one more agent. Which of the following is guanylate cyclase C agonist to relieve constipation? अब ये रट्टा वाला एमसीक्यू है। मैकेनिज्म ऑफ एंटी, जो आपके पास जो है ना डायल ड्रग्स, जो आपके पास जो लेक्सेटिव्स हैं इनके मैकेनिज्म पूछना चाह रहे हैं यहाँ पे वो। तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे पास लेक्सेटिव्स की कितनी टाइप्स होती हैं। हमारे पास लेक्सेटिव्स की कितनी टाइप्स होती हैं, लाइक आपके पास कौन कौन से लेक्सेटिव्स होते हैं? स्टिमुलेंट होते हैं, ऑस्मोटिक होते हैं, और आपके पास जो हर्बल होते हैं वो भी हो जाते हैं इसमें। इसका ना पास मेडिसिन अभी आप कर रहे हो ना गेस्ट्रो, तो एक टेबल आएगा बना हुआ। पास मेडिसिन में था मेरा ख्याल है, पास टेस्ट में था। जब मैं MRCP 2 की तैयारी करती थी उधर मैंने नोट डाउन किया था, तो आपके पास उधर आ जाएगा। ठीक है। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन से स्टिमुलेंट है, कौन से आपके पास ऑस्मोटिक हैं, और कौन से लैक्सेटिव्स जो है फिर आपके पास ऑस्मोलर गैप जो है वो बढ़ाएंगे स्टूल के अंदर। ऑस्मोटिक लैक्सेटिव्स, ये भी एक एमसीक्यू आता है डिफरेंट तरीके से ना। वीआईपी ओमास हमारे पास कौन से टाइप ऑफ डायरिया कराते हैं? secretary। हाँ, तो सेक्रेटरी डायरिया में क्या होता है? ऑस्मोलर गैप ऑफ स्टूल को क्या होता है? नॉर्मल होगा, बढ़ा हुआ होगा, कम होगा? नॉर्मल होगा। नॉर्मल रहेगा। और जो हमारे पास ऑस्मोटिक जो लैक्सेटिव्स हैं उसमें क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक लेक्सेटिव क्या करेंगे? और सॉल्यूट्स लॉस कराएंगे ना स्टूल के अंदर, तो उसके अंदर ऑस्मोलर गैप बढ़ जाएगा।
नॉर्मल और स्मॉलर गैप कितना होता है? और स्मॉलर गैप होता क्या है? आपका पेशेंट के ब्लड का और स्टूल का माइनस करते हो आपस में। लेस देन 50 जो होता है ना वो नॉर्मल होता है, 0 टू लिखा होता है 0 to 40 या 50 के बीच में। अगर इससे बढ़ा हुआ है तो वो स्मॉलर गैप बढ़ा हुआ है। वीआईपी ओमास में सिक्रेटेड डायरिया होता है, वाटर ज्यादा रिलीज होता है, तो ऑस्मोलर गैप पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये भी एक एमसीक्यू आता है ऑस्मोलर गैप के साथ ना। 39 एमसीक्यू हमारे पास है। 35 years old female is diagnosed as having ulcerative colitis, limited to rectum and distal sigmoid colon. Patient complains of tenesmus for and 2 to 3 bloody stools per day. Patient refuses an enema and wants oral medication. What would you recommend? आपको ये अभी आप पढ़ोगे इसमें पास मेडिसिन में अल्सरेटिव कोलाइटिस और आपके पास जो है ना क्रोन्स डिजीज। इसके ट्रीटमेंट आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। इंडक्शन किससे करनी है, रिमिशन का किससे करनी है, कब आपने कोलेक्टमी करा देनी है, कब आपने स्टीरॉइड्स देने हैं, और टॉक्सिक मेगाकोलोन डेवलप हो गया तो ये आपके पास ना पास मेडिसिन में डिटेल में लिखा हुआ होता है। फर्स्ट लाइन आप और फिर वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को भी ना फर्दर 3-4 आगे उसमें ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि लिमिटेड है या एक्सटेंसिव हो गया है या फिर आपके पास रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन तक है। उसमें फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है कि पहले आपने टॉपिकल देना है, फिर उसके बाद टॉपिकल के बाद ऑरल मिसालाजीन ऐड कर देनी है, फिर उसके बाद टॉपिकल ऑरल मिसालाजीन प्लस टॉपिकल स्टेरॉइड्स। तो इस तरह कर करके उन्होंने बताया। तो वो ट्रीटमेंट मैम आपने इनका कोई मैम आईबीडी का कोई निमोनिक बनाया हुआ है आपने? ये रिटेन नहीं रहते इनकी आईबीडी में ना ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट तो ये होता है कि निमोनिक तो नहीं है वैसे इसका, लेकिन जो आपके पास सिंपल जो है आपके पास क्रोन्स डिजीज में स्टेरॉइड्स का रोल है। ठीक है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपके पास जो है ना वो स्टेरॉइड्स आपके पास फ्लेयर में यूज करते हो। यानी आपके पेशेंट को जो है ना स्पेयरिटी आ गई है तो फिर आपने आईवी स्टेरॉइड्स देने हैं। आप आईवी स्टेरॉइड्स ये फर्क नहीं पड़ा 72 आवर्स तक वेट करते हो, फिर आप उसे आईवी जो है ना इन्फ्लेक्सीमैब वगैरह पे डालते हो पेशेंट को, आईवी साइक्लोस्पोरिन वगैरह पे। अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ा तो 5 days बाद आप कोलेक्टमी सर्जरी की तरफ जाते हो। बाकी इसमें मीसैलाजीन जो सल्फाडाइजीन ग्रुप है उसका रोल जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में, स्टेरॉइड्स का रोल जो है ना इंडक्शन और रिमिशन में उसमें है क्रोन्स डिजीज में। ठीक है, तो ये इनको और बाकी आपके पास अगर फिस्टुलेटिंग डिजीज है, क्रोन्स का ये निमोनिक होता था क्रोन्स टोन्स रोज थोन्स इस तरह का एक निमोनिक एक सिंगिंग सॉन्ग था, पास मेडिसिन ने लिखा हुआ था। आप पढ़ोगे ना फिर पास मेडिसिन में जहाँ पे डिस्कशन लिखी हुई आ रही होती है ना उसको क्लिक कर दिया करो। लोगों ने अपने निमोनिक शेयर किए हुए होते हैं। ठीक है, अब तो सबके पास ही पासवर्ड है पास मेडिसिन का, तो उसमें आपने जो है ना वो देख लेना है इसमें। अच्छा, और दूसरा ये कि इसमें क्रोन्स रोज थोन्स इस तरह के इसका निमोनिक होता है इसकी पैथोफिजियोलॉजी में कि ऑक्सलेट स्टोन्स इस तरह का ये बनाया हुआ होता है उन्होंने। और जो डिफरेंशियल का टेबल है उसका अल्टरनेटिव और क्रोन्स का वो आपने करना होता है मगरिबी से। ठीक है, वो अच्छा टेबल बना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास 40 MCQ है। A 30 years old male is diagnosed as having familiar adenomatous polyposis after colonoscopy, which showed hundred of polyps, for which colectomy was done. Which one of the following malignancy he is not at risk of developing due to familiar adenomatous polyposis? कल ही हमने डिस्कस किया था एमसीक्यू कि हमारे पास जो है फैप के साथ कौन सा कार्सिनोमा होता है थायराइड का। मदीहा ने चैट बॉक्स में कमेंट भी किया था तब। हाँ जी, कौन सा होता है ट्यूमर और उसको क्या सिंड्रोम बोलते हैं, इसकी जो एक बनती है ऑस्टियोब्लास्टोमास और ये चीजें। गार्डनर बोलते हैं, वेरी गुड। और फॉलिकुलर होता है। हाँ, और हमारे पास जो है हमने कहा था पेपिलरी कार्सिनोमा किसके साथ होता है? काउडन सिंड्रोम। काउडन सिंड्रोम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? पाउडर के साथ वेरी गुड, काउडन में क्या आ जाता है? वेरी गुड, पेपिलरी कार्सिनोमा आ जाता है। और पेपिलरी कार्सिनोमा की एज ऑफ प्रेजेंटेशन क्या होती है नॉर्मली? ये जो है ना थायराइड के कैंसर्स हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर्स, जिसमें हमारे पास मेडलरी है, पेपिलरी है, लिम्फोमा है, और एक और भी था। तो उसमें आपके पास जो पेपिलरी है यंग एज में भी हो जाता है और इसका स्प्रेड ज्यादा होता है। 41 MCQ है। 56 years old male undergoes a screening colonoscopy which shows 4 polyp and 1 submucosal lesion. Which one of the following has the greatest potential for neoplastic transformation? ये जब हम आईएमएम कर रहे थे ना तो ये मास्टर दी आईएमएम ने एक एमसीक्यू दिया हुआ था इसमें, जिसमें उसने आगे लिखा हुआ था कि कौन से जो है ना आपके पास पॉलिप्स डेंजरस होते हैं।
ठीक है। अब इसमें पूछो न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें आपने याद रखना जो टिब्यूलोविलस फॉर्म में है ना, इनमें आपके पास चांस होता है मेलिग्नेंसी का। ठीक है। अब इसके साइज पे भी इंपॉर्टेंट है, आगे इन्होंने साइज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास वैसे तो 5 मिलीमीटर ट्यूब्यूलर एडिनोमा इज द मोस्ट कॉमन क्लोनिक पॉलिप्स है, लेकिन उसका रिस्क कम है। अगर आपके पास 1 to 2 स्मॉल लेस देन 10 आ गए ट्यूब्यूलर एडिनोमास, आपने नेक्स्ट क्लोनोस्कोपी 5 to 10 ईयर्स में करानी है। और अगर के पेशेंट की विलस पैथोलॉजी के आ गए, इसका मतलब है हाईएस्ट चांस है, विलस पैथोलॉजी इज डेंजरस वन ना, उसमें आपने 3 ईयरली कराना है। हाइपरप्लास्टिक पॉलिप्स का भी कम रिस्क है। और 10 मिलीमीटर सब म्यूकोजल लेजन आ गई है विद पॉजिटिव टेंटिंग साइन, उसका मतलब है सब म्यूकोजल लाइपोमा है। टेंटिंग साइन जैसे टेंट होता है ना, इसने आपस में फोल्ड से बन जाना, लाइपोमा का फीचर होता है। आप नेट पे भी देखोगे ना टेंटिंग साइन, लाइपोमा का आपको नजर आ जाएगी पिक्चर। नेक्स्ट एमसीक्यू है 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी रिस्ट्रिक्टेड in the diet of a patient with short bowel syndrome, which has approximately 50% of the remaining colon and has to most to the residual small intestine. आपको पता है कि वैसे हमारे पास सबसे ज्यादा किडनी के स्टोन सबसे कॉमन कौन से थे? सबसे ज्यादा हमने किडनी में कौन से स्टोन्स कॉमन पड़े थे? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट में। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट सबसे कॉमन होते हैं। अच्छा, और जो हमारे पास रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में थी, उसके साथ कौन से स्टोन्स थे? फॉस्फेट या ऑक्सलेट? कैल्शियम फॉस्फेट। टोपिरामेट क्या कराती थी ना रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, और टोपिरामेट के साथ कौन से स्टोन्स थे? कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट नहीं, कैल्शियम फॉस्फेट थे टोपिरामेट के साथ। ठीक है। और हमारे पास जो है ना, और क्या था? टोपिरामेट, टोपिरामेट के क्या क्या रोल्स थे? टोपिरामेट के यूज के क्या क्या रोल्स थे, लाइक उसमें किस में यूज कर रहे थे उसको हम? फिनल इंट्रैक्ट में रहता है। माइग्रेन। माइग्रेन की प्रोफाइलेक्सिस में यूज कर रहे थे, और वेट रिडक्शन में यूज कर रहे थे, इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन में यूज कर रहे थे। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था इसका कि जो हमारे पास ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं वो किन में कॉमन होते हैं? क्रोन हमने डिजीज। पढ़ा था आईबीडी में होता है, और शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में किस तरह करते हैं। बेसिकली हमारे पास शॉर्ट बाउल में पेशेंट को फैट मेल एब्जॉर्प्शन होती है। कैल्शियम प्रेफरेबली जो है ना फैटी एसिड के साथ बाइंड करता है। ऑक्सलेट पास करता है कोलोन में और ब्लड स्ट्रीम में आता है और फिल्टर्ड बाय द किडनी वेयर इट में लीड टू द हाइपर ऑक्सिलूरिया। अब जो कैल्शियम है, अब ये कैल्शियम के साथ बाइंड करेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट के साथ बाइंड करके आपके पास नेफ्रोलिथियोसिस कराएगा ये। ठीक है। आपने फेयर फैट रिस्ट्रिक्शन करानी होती है बेसिकली, और लो ऑक्सलेट टाइप देनी होती है। ठीक है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम में बेसिकली मैल एब्सॉर्प्शन होती है ना, फैट मैल एब्सॉर्प्शन, तो जिसकी वजह से ऑक्सलेट भी पास कर जाता है कोलोन में, और वहां से एब्जॉर्ब होके फिर किडनी की तरफ चला जाता है, और वहां पे कैल्शियम के साथ बाइंड करता है। अच्छा, और दूसरा मेरे में क्वेश्चन आया था, वो जो हमारे पास पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है उसके साथ कौन से स्टोन्स थे किडनी के? यूरिक एसिड। हाँ जी, यूरिक एसिड। हमने कहा था यूरिक एसिड कॉमन है, इस पे भी बहस हुआ करती थी इस एमसीक्यू पे। 43 एमसीक्यू हमारे पास है। 70-year-old patient presented with a history of weight loss, progressive abdominal pain for 6 months. Examination with marked jaundice with scratch marks on skin. Lab shows high total and direct bilirubin with very high alkaline phosphatase. Ultrasound abdomen showed dilated common bile duct. What should be the next best step? अब देखो, हमने जो पहले एक एमसीक्यू इस तरह का किया था, हमने हेपेटोलॉजी में हमने कहा था पहले अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि आप डायरेक्ट इतने इन्वेसिव टेस्ट बनी जाते हैं। तो देखो यहाँ पे उन्होंने अल्ट्रासाउंड खुद ही बता दिया कि उसमें उन्होंने कराया है सीबीडी डायलेटेड है। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या कराओगे? सीटी एब्डोमेन विद आईवी कंट्रास्ट। ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था कि आपके पास क्लिनिकल केस भी आता है, ओल्ड एज पेशेंट वेट लॉस के साथ है तो हम कहते हैं मेलिग्नेंसी होगी। अगर यंग पेशेंट होता है और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के साथ आता है तो फिर हमने क्या करना होता है? फिर उसमें आपने, देखो ये तो मैथ होगा ना, क्योंकि वेट लॉस भी है सारा और एब्डोमिनल पेन चलता आ रहा है पेशेंट को, तो इसका मतलब है कोई मेलिग्नेंसी है। तो आपने सीटी कंट्रास्ट पहले करा के देखना होगा, मेलिग्नेंसी ट्यूमर को रूल आउट करना है। ठीक है। पीछे बिहाइंड इसके जो है पैथोफिजियोलॉजी देखो, वेट लॉस वगैरह है। ये मैंने आपको बताया था क्लिनिकल केस भी आता होता है।
पेशेंट ओल्ड एज है और साथ में हमारे पास पेशेंट जो है इस तरह उसकी इमेसिएटेड लुक है, तो फिर हम उसको डीडी कुछ और बोलते थे। यंग पेशेंट है, थिक है, हैवी है, फैटी है, तो फिर हम उसकी गॉल स्टोन्स बोलते थे डायग्नोसिस। तो इस तरह कोलिडोकोलिथियासिस। तो ये आपके पास क्लिनिकल केस भी आता है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। मैंने आपको बताया था मेरा पीसीएस में भी ये था केस। अच्छा, 44 एमसीक्यू हमारे पास है। 55 years old female presented with a history of recurrent episodes of profuse watery diarrhea for 3 months. She also complains of feeling hot, for which she visited gynecologist who related to it to menopause. Patient also started having on an inhaler by pulmonologist for late onset asthma. Examination with non-tender hepatomegaly. What is your underlying diagnosis? तो ये हमारे पास टिपिकल हिस्ट्री जो चलती आ रही है, फ्लशिंग हो रही है, डायरिया और कार्सिनोइड सिंड्रोम चलता आ रहा है। ठीक है, कार्सिनोइड सिंड्रोम का हार्ट पे क्या इफेक्ट था, कौन बताएगा? हाँ मदीहा सही कह रही हो, यंग एज में हम कोलिडोकोलिथियासिस और कोलिडोकल डक्ट सिस्ट होते थे। और इमेसिएटेड पेशेंट में कैंसर लाइक एम्पिलरी पेरिएम्पिलरी मास। एम्पिलरी में हमारे पास जो एम्पुल ऑफ वाटर का आ गया, पेरिएम्पिलरी में आपके पास इसका पेनक्रेटिक और एक और था मैस बोलते थे। मैं आपको डीडीज की बुक भेजूंगी जब क्लिनिकल की तैयारी कराऊंगी ना, शॉर्ट केसेस की। अच्छा, ये मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारे पास कार्सिनोइड सिंड्रोम में और सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस में क्या डिफरेंस है? हमारे पास बिल्कुल मैम कार्सिनोइड सिंड्रोम में हम प्रोराइटस निमोनिक बनाते थे, प्रोराइटस पल्मोनरी स्टेनोसिस, ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन। हाँ जी, क्या डिफरेंस है मेस्टोसाइटोसिस में और कार्सिनोइड सिंड्रोम में? प्रोराइटस होगा, एब्डोमिनल पेन, स्किन क्रैम्प्स, इन्फेक्शन। पाल्पिटेशन हम्म। और ब्लड, उसमें सीबीसी में रेज एसिनोफिल काउंट होगा, नहीं, स्किन क्लिनिकली रैशेज होंगे। क्लिनिकली कैसे करोगे? इसका डिफरेंस पास मेडिसिन में भी एमसीक्यूज में आता होता है। देखो, डायरिया दोनों के साथ एसोसिएटेड है। अगर स्किन मैनिफेस्टेशंस में प्रोराइटिस और सारी फ्लैशिंग ज्यादा डोमिनेंट करके बता रहे हो, एक इसका डिफरेंस लिखा करता था पास मेडिसिन ना, कि सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस में देखो डायरिया दोनों में ही दिया हुआ है, लेकिन वो कहते थे डायरिया एसोसिएटेड ज्यादातर जो है ना कार्सिनोइड के साथ है। अलमगरी जब खोलोगे ना आप, उसमें लिखोगे उसमें सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस, तो वो आगे डायरिया शायरिया का कहता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिनेरियो में बताया हुआ है कि ये डायरिया है पेशेंट को तो कार्सिनोइड के साथ है। ठीक है, तो सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस में आपके पास एब्डोमिनल पेन्स होते हैं, लेकिन आपके पास जो है ना प्रोराइटिस और फ्लैशिंग वगैरह ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है एज कम्पेयर टू डायरिया नहीं होता। कार्सिनोइड में डायरिया प्रोमिनेंट हो सकता है। और उसमें प्लेगरा होता है कार्सिनोइड में, डर्माटाइटिस वगैरह, उसमें हाँ जी, उसके प्लूराइटिस। साथ मिला फिर बिल्कुल बिल्कुल। पेलेग्रा का क्या ट्राइड होता है आपके पास? डायरिया, डिमेंशिया, डर्माटाइटिस, और डेथ। हो रहा है। हाँ बिल्कुल, अब तो पास मेडिसिन वालों ने उसकी 4 Ds बना दी है, डेथ भी कर दी है उसके अंदर शामिल। इतना स्पेयर हो जाता है। अच्छा, 45 एमसीक्यू अभी हमने किया है कि ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। 46 एमसीक्यू हमारे पास है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद हिस्ट्री ऑफ प्रोफ्यूज डायरिया विद फ्लशिंग wheezing फॉर 2 months टू सस्पेक्ट कार्सिनोइड सिंड्रोम। व्हाट शुड बी द इनिशियल टेस्ट? आपको पता है कार्सिनोइड के लिए आपने क्या कराना होता है? यूरिनरी 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड। अब जो पास मेडिसिन है वो इसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे देती है एमसीक्यू सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस के साथ। सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस के साथ आपने क्या करना होता है, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी होती है? हाँ जी, क्या इन्वेस्टिगेशन कराते हो? सीरम मैक्सल। सीरम ट्रिप्टेज लेवल्स कराते हो ना। और तो इसी तरह पास मेडिसिन में जो एमसीक्यूज है, पहले आपको डिटरमिन करना होता है कार्सिनोइड है या सिस्टेमिक मेस्टोसाइटोसिस, तो उसकी बेस पे फिर आप डिसाइड करते हो। ठीक है, 47 एमसीक्यू हमारे पास है। 45 सीरम ट्रिप्टेज लेवल्स। ट्रिप्टेज मैं लिख देती हूँ। हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 47। 45 years old lady with a history of gastric bypass surgery for weight loss 6 months ago, with a history of tingling in her fingers and toes associated with nausea for 4 weeks. She has difficulty in concentrating and concerned about change in vision. एग्जामिनेशन पे वाइब्रेशन लॉस है उसका इन लोअर लिम्स एंड प्रेजेंस ऑफ निस्टैग्मस।
अब आपको टिपिकल हिस्ट्री पता चल रही है कि इसमें गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद उसको क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं। ठीक है। ब्लड शुगर उसकी विद इन नॉर्मल लिमिट्स, व्हाट ट्रीटमेंट शुड बी स्टार्टेड इन इमरजेंसी। अब देखो यहाँ पे मेमोरी चेंजेस विद न्यूरोपैथी एंड निस्टैगमस फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द सर्जरी में आ रहा है गैस्ट्रिक बाईपास। तो ये कहते हैं थायमीन। तो यहाँ पे विटामिन B12 मैंने आपको बताया था, इसके स्टोर्स बॉडी में 4 साल तक रह जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इतनी जल्दी विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं आती। तो इसका आंसर हमारे पास थायमीन है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQ है जिसमें बंदा कंफ्यूज करके B12 लगा के आ जाता है। 48 MCQ हमारे पास है। 56 years old female presented with vomiting, abdominal pain, constipation for 30 hours. एग्जामिनेशन पे उसको टेकिकार्डिया है, abdominal tenderness है with absent bowel sounds. अपेंडिसेक्टमी हुई थी उसकी इन 20s. एक्सरे एब्डोमेन पे मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल विद डायलेटेड एब्डोमेन आफ्टर रिससिटेशन. व्हाट शुड बी द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? अब वो पूछ रहे हैं बेस्ट स्टेप, पूछ रहे हैं इधर नेक्स्ट बेस्ट स्टेप। वैसे तो हमने क्या कहा था कि आपने पहले हमने कौन सा MCQ किया था जिसमें हमने चेस्ट एक्सरे कराया था परफोरेशन वगैरह को रूल आउट करने के लिए। यहाँ पे अब आपसे वो बेस्ट स्टेप पूछ रहे हैं, रिससिटेशन कर दिए तो आपके पास अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है तो आप CT कराओगे। तो इसलिए यहाँ पे CT हमारे पास फिर आ जाएगा। 49 MCQ हमारे पास है कि गैस्ट्रोग्राफिन स्टडीज हमने बिल्कुल जब भी कोई परफोरेशन सस्पेक्ट कर रहे हो तो आप बस ये एक कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है कि बेरियम्स फॉलो नहीं कराना होता, आप गैस्ट्रोग्राफिन स्टडीज कराते हो। क्यों कराते हो? क्योंकि अगर बेरियम फॉलो कराया है, बेरियम आप बेरियम के भी 3 किस्म के टेस्ट होते हैं, सोलो, एनीमा और मील, और फॉलो थ्रू 4। तो उसमें आपके पास अगर आपने ये कराया तो फिर पेशेंट को जो है ना वो बाहर चला जाएगा बेरियम और बहुत ज्यादा इरिटेंट होता है। तो इसलिए आपने गैस्ट्रोग्राफिन स्टडीज करानी होती है। 49 हमारे पास है। 62 years old male presented with bleeding per rectum for 12 hours which is mixed with stool. अब लोअर GI ब्लीड है, आपने रिससिटेट किया, हेमोडायनेमिकली स्टेबल हो गया, लोअर GI ब्लीड है तो आपने कॉज ऑफ ब्लीडिंग के लिए कोलोनोस्कोपी करानी है। 50 MCQ है। 74 years old patient is investigated for iron deficiency anemia and positive fecal occult blood. He has undergone 2 colonoscopies and EGD with negative। देखो इन्होंने खुद ही बता दिया कि 2 colonoscopies कर ली, एंडोस्कोपीज हमने कहा था पहले को रिपीट करना है। अब उसको persistent anemia है with taking despite taking oral supplements। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप ये पास मेडिसिन में भी MCQ आता है कि आपने कैप्सूल एंडोस्कोपी करानी होती है। कभी किसी ने देखी है ये होते हुए कैप्सूल एंडोस्कोपी? यहाँ तो हमारे मुल्तान में तो नहीं होती थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर इसके बाद भी आपको नहीं मिलता तो फिर आप क्या कराते हो? अगर इसके बावजूद कैप्सूल एंडोस्कोपी पे भी नहीं मिलता फिर क्या कराते हो? फिर एंटेरोस्कोपी करते हैं। फिर स्पेक्ट्रोग्राफी में नहीं, ये तो क्लोनो और ये तो हो गई ना ये सारी चीजें, फिर क्या करते हो? रेड सेल्स, रेड न्यूक्लिएटेड वो स्कैन करते हो। हाँ जी, सिटी एंजियोग्राफी का तब आप करते हो जब पेशेंट की ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है। इंटेरोस्कोपी बिल्कुल डिफरेंट चीज है, आगे इंटेरोस्कोपी का भी MCQ आएगा। अच्छा 51 रेड रेड एक MCQ है, रेड रेडियो लेबल रेड पता नहीं रेड सेल लेबल था, वो स्कैन भी कराना होता है आपने। पास मेडिसिन में आएगा आपको MCQ। पास मेडिसिन कर रहे हो ना आप लोग, गैस्ट्रो की भी कर रहे हो ना आजकल? वो जरूर करनी है, गैस्ट्रो की भी इम्पोर्टेंट है उधर, उसमें कॉन्सेप्ट अच्छे दिए हुए हैं। हाँ जी, RBC टैग स्कैन ये कराना होता है। सही हो गया। अच्छा 51 MCQ हमारे पास है। A 65 years old male is investigated for an unexplained iron deficiency anemia. Repeat endoscopy and colonoscopy is negative। देखो repeat का word यूज है, 2 दफा करा चुके हैं। कैप्सूल एंडोस्कोपी done which shows angiectasias in the proximal and mid small bowel। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो एंडोस्कोप का प्रोब है वो कहाँ तक जाता है, किस पार्ट ऑफ ड्यूडिनम तक जाता है? अब जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपके पास जो है ना वो आप एंडोस्कोप का प्रोब नीचे नहीं लेके जा सकते, तो इस कंडीशन में आप एंटी ग्रेड इंटेरोस्कोपी करते हो। ठीक है। और अगर आपके पास जो है वो आ जाए डिस्टल या मिड बॉवल तक जहां पर क्लोनोस्कोपी का प्रोब नहीं जाता, उस केस में आप रिट्रोग्रेड इंटेरोस्कोपी करते हो। ठीक है। ये डिफरेंस होता है। जब मैं अच्छा ट्रेनिंग कर बता रही दो थी, जरा ये
देखो हमारे पास जो एंडोस्कोपी का प्रोब होता है ना, वो सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से आगे नहीं लेके जा सकते, और जो क्लोनोस्कोपी का प्रोब है वो टर्मिनल आइलियम से ऊपर नहीं लेके जा सकते। तो जब इसके बीच में आ जाएगी ना लेन कहीं पे, जैसा कि इन्होंने बता दी, तो वहां पे हम यूज करते हैं। अगर प्रॉक्सिमल स्मॉल बाउल तक है तो फिर हम एंटीरोग्रेट एंटेरोस्कोपी, जैसे पुश करती हुई आगे धक्का देती हुई एंडोस्कोपी टाइप हो गई बहन उसकी, समझ लो, तो वो आप यूज करते हो। और अगर मिड और डिस्टल पे है तो फिर आप जो है ना वो उस पे यूज करते हो, नीचे वाला रिट्रोग्रेड एंटेरोस्कोपी। ठीक है। मुझे याद है जब मैं ट्रेनिंग कर रही थी तो मेरे अपने सुपरवाइजर जो है ना वो, उन्होंने एक पेशेंट की क्लोनोस्कोपी की रिपोर्ट थी, और उसमें लेवल बताया हुआ था। उस टाइम मैं बहुत इमेच्योर, मतलब लाइक सब ट्रेनिंग ऐसे ही होते हैं, मैं हैरान हो रही थी। वो कहते कि ये तो बहुत गलत रिपोर्ट दी है उन्होंने। उन्होंने वो जो है ना टर्मिनल आइलम से ऊपर तक का पार्ट भी बताया हुआ था, मतलब स्मॉल बॉवल का। तो वो मतलब मुझे उस टाइम समझ नहीं आई थी पहली दफा में कि इन्होंने कहा क्या है, कि आपके पास, यानी फिर जब मैं एमसीक्यू वगैरह की, फिर आइडिया हुआ कि आपके पास ये तो इसका प्रोब ऊपर जा ही नहीं सकता। तो इस हिसाब से वो कह रहे थे कि कैसे इन्होंने रिपोर्ट में इतना ऊपर तक बता दिया। ठीक है। तो ये चीज इसीलिए उस लेवल पे आके फिर आपने रिट्रोग्रेड और एंटेरोग्रेड, आपके पास इंटेरोस्कोपी का रोल आ जाता है। अच्छा, 52 हमारे पास एमसीक्यू है। A 28 years old female presented with a history of bleeding with stools for 8 weeks, and culture of the stool is negative and negative for ova and parasite. Patient refused colonoscopy. अब वो कराना नहीं चाह रहा। अब जो है इसमें आपने कौन सा नॉन इन्वेसिव टेस्ट, फीकल कैलप्रोटेक्टिन आप कराते हो। मेरे अपने नेबर्स में सेम यही हिस्ट्री थी एक पेशेंट की, वो नहीं करा रही थी, फिर उसको ये फीकल कैलप्रोटेक्टिन लेवल वगैरह एडवाइस किए थे। अच्छा, एंटी CB1R1 क्या है? क्रोन्स डिजीज में आपके पास डिफरेंशिएट करने के लिए अल्सरेटिव कोलाइटिस को इसको भी यूज करते हैं। 53 एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट इंडक्शन। अब देखो ये इंडक्शन की बात कर रहे हैं, रिमिशन की बात नहीं हो रही। इंडक्शन में स्टीरॉइड्स का रोल होता है। ठीक है। मैंने आपको बताया था क्रोन्स में स्टीरॉइड का रोल होता है। 54 एमसीक्यू हमारे ब्यूटीसोनाइड जो है ना, जब मैं गेस्ट्रो की रोटेशन कर रही थी तो उन दिनों वो लोग कहते थे प्रेडनिसोलोन नहीं ब्यूटीसोनाइड देनी है, वो ज्यादा सुपीरियर है, ऐसी बातें करते थे। उस टाइम हमें तो कुछ पता ही नहीं होता था कि किस तरह है क्या है। 54 MCQ है। 58 years old male is presented in emergency with large volume of bleeding per rectum for 8 hours. Examination पे उसका BP 75/45 with a feeble pulse. You have resuscitated the patient with IV fluids. फिर भी उसकी HB 6.3 है, with 3 आपने पैक सेल्स लगा दिए उसको। रिससिटेशन और ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी उसको ब्लीडिंग हो रही है, सिनकपी भी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप, मैंने भी आपको बताया था कि एंजियोग्राफी आपने तब करनी है जबकि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही पेशेंट की। अब आप उस वेसल को जाके क्या करोगे, वहीं पे जाके लाइगेट करोगे। ठीक है। 55 MCQ हमारे पास है। If a diagnosed case of chronic pancreatitis presented with hematemesis and black tarry stools. Endoscopy was done which shows large fundic varices with bleeding with no esophageal varices. What can be the cause of, इसमें आपके पास सप्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस दिखाया हुआ है। बेसिकली इसमें आपके पास क्या हो जाता है, लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से आपके पास जो है ना वो आइसोलेटेड गैस्ट्रिक वेरिसेस आ सकते हैं विद नो एसोफेजियल वेरिसेस। तो सप्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 56। A 27 years old female with cramping abdominal pain with recurrent diarrhea with mucus for 7 months, alternating with periods of constipation. Pain is settled after passing stools. She is otherwise normal with no complaints. Typical history है आपके पास IBS की। 57 MCQ है जिसपे हम कल से बात कर रहे थे। Patient 27 years old with old male with a colonoscopy for PR bleed which shows multiple clonic polyps. Patient with a history of, अब polyps की बात आ गई, अर्ली हिस्ट्री ऑफ एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन भी है। बोनी लेयंस हैं, ऑस्टियोमास मैंने आपको बताया था इसके साथ कॉमन होते हैं। तो कौन सा सिंड्रोम है ये? गार्डनर सिंड्रोम के साथ जो जो ट्यूमर होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है। लेफ्ट साइडेड पोर्टल हाइपरटेंशन बेसिकली आपके पास जो है ना ये ये आपके पास सप्लीनिक वेन थ्रोम्बोसिस के साथ हो सकती है।
जिसमें आपके पास जो है ना आइसोलेटेड गैस्ट्रिक वायरसेस मिलेंगे लेकिन एसोफेजियल वायरसेस नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे वो ये चीज पूछ रहे हैं। 58 MCQ हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन पेशेंट्स विद अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये आपको फिंगर पॉइंट्स पे आने चाहिए कि आपके पास कौन कौन से रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। आपके पास डिजीज को 10 साल से ज्यादा हो जाए, एशियन अफ्रीकन नॉर्थ अमेरिकन रेस हो पेशेंट की, अर्ली एज ऑनसेट ऑफ डिजीज, पैनकोलाइटिस, अनरेमिटिंग डिजीज, पुअर कंप्लायंस टू ट्रीटमेंट, ये रिस्क फैक्टर बढ़ा देता है। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपने कब कब आपने जो है ना वो स्क्रीनिंग करानी है क्लोनोस्कोपी के थ्रू, जो कि रिस्क फैक्टर बढ़ा रही है मेलिग्नेंसी के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये इसका जो है ना वो आपको कैसे पता चलता है, ये आपके पास अलमगरिबी ने बहुत अच्छा दिया हुआ है कि कब आपने 1 ईयरली करानी है, कब आपने 3 ईयरली करानी है, कब आपने 5 ईयरली करानी है। जब आपके पास रिस्क में जैसे आपके पास फैमिली हिस्ट्री भी है, पेशेंट को खुद भी जो है ना डिजीज की फ्लेयर आते रहे हैं, तो उसने 3 चीजें बताई हैं आगे फर्दर। 3 चीजें अगर ये मिल जाती हैं तो फिर आप 1 ईयरली कराते हो, 3 में से कोई 2 चीजें मिलती हैं तो आप 3 ईयरली कराते हो, और आपको एक चीज मिलती है तो आप 5 ईयरली कराते हो। ये पास मेडिसिन और अलमगरीबी ने दिया हुआ है, इसके इसके जो 3 पॉइंट्स हैं ये जरूर देख लेना आप लोग। 59 MCQ है कि आपके पास जो 3 चीजों में से जिसमें इनमें एक उन्होंने और भी चीज बताई हुई थी जिसमें आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ किस किस चीज की एसोसिएशन होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के साथ आपको क्या मिलता है लीवर में? प्राइमरी सक्लेरोसिस सिस्टोजिक Sclerosing कोलाइटिस, cholangitis। तो ये भी इनमें से एक पॉइंट होता है। तब भी आपने उसकी ड्यूरेशन ना कम कर देनी होती है, अर्ली अर्ली फॉलोअप होता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ 59 है, 25 years ओल्ड मेल। ये MCQ आता होता है, मुझे MRCP 2 में आया था। 59 MCQ, 25 years old male presented with a history of water diarrhea associated with weight loss for 2 months. Patient also complains of recurrent oral ulceration and perianal ulcers for 1 year. Examination पर tender nodules and on both chins. आपको पता है tender nodules जो है ना वो chins पे है, तो erythema nodosum। ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा था अभी कि जो आपके पास सार्कोडोसिस में लॉवग्रेन सिंड्रोम है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है। तो तुक्का मैंने मार दिया था एरिथीमा नोडोजम, लेकिन हाँ वही होता है। अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस, इसमें आपके पास ये टिपिकल क्रोन्स डिजीज की है हिस्ट्री। ठीक है, सार्कोडोसिस की स्टेजेस का कौन बताएगा, क्या स्टेजेस थी सार्कोडोसिस की? मैम स्टेज 0 जो होती है वो नॉर्मल होती है। 1 पे बायलेटरल इन्फिल्ट्रेट्स और लिम्फेडिनोपैथी। 2 पे जो हम्म। है बायलेटरल लिम्फेडिनोपैथी होती है आई थिंक। हम्म। मुझे तो इतनी। और आपके पास 3 पे स्टेज, इन्फिल्ट्रेट उन्होंने होती मुझसे पूछा स्टेज 2 और 3 को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। स्टेज 2 में एक में आपके पास स्टेज 2 में बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी के साथ इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स आ सकते हैं, होती है। लेकिन स्टेज 3 में आपके पास लिम्फेडिनोपैथी नहीं होती, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में तो ये मैंने फाइब्रोसिस। मुझसे क्वेश्चन किया था इंटरव्यू में अभी। और फिर स्टेज 4 में आपके पास डिफ्यूज फाइब्रोसिस आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट MCQ हमारे पास है 60। which one of the following is the most common extraintestinal manifestation in IBD? पेरिफेरल आर्थराइटिस आपको पता होना चाहिए, मोस्ट कॉमन है इसकी। आगे एक MCQ आएगा कि जिसमें वो पूछेंगे कि डिजीज की एक्टिविटी को कौन सी शो करता है। ये अलमगरीबी ने लिखा हुआ है रिलेटेड टू डिजीज एक्टिविटी और अनरिलेटेड टू डिजीज एक्टिविटी। ये आपको बाकी पॉइंट्स भी आने चाहिए। अभी आ जाता है MCQ 61 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन इज रिलेटेड टू डिजीज एक्टिविटी। देखो अब इसमें आर्थराइटिस ऑफ द लार्ज जॉइंट्स, तो इसमें आपको बाकी पॉइंट्स भी होने पता होने चाहिए, यानी एक्टिव डिजीज है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको एक्रोमेगेली में बताया था कि एक्टिव डिजीज पूछते हैं आपसे वाइवा में भी, शॉर्ट लॉन्ग केस में। तो यहाँ पे भी एक्टिव डिजीज जो है ना आपके पास, आपको इसमें जॉइंट्स भी ना 2 किस्म के इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। एक आपके पास सिमेट्रिकल होता है, एक होता है एसिमेट्रिकल लार्ज जॉइंट। तो जो एसिमेट्रिकल लार्ज जॉइंट है ना वो डिजीज एक्टिविटी को शो करता है, जो सिमेट्रिकल होता है ना वो नॉट रिलेटेड टू डिजीज एक्टिविटी। 62 MCQ हमारे पास है, 29 years old female, known case of ulcerative colitis, presented in emergency with frequent bloody stools associated with lower abdominal pain and mild fever for 2 days. Last was की HB 9.3 and WBC count 15,000, albumin 3.2 and a raised ESR CRP. Stool is negative for infection. आपने रिससिटेट किया, IV मेथाइलप्रेडनिसोलोन भी दे दिया, मैंने भी आपको बताया था।
आफ्टर 5 days ऑफ थेरेपी पेशेंट को है तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप आपने इन्फ्लिक्सिमैब या साइक्लोस्पोरिन देनी है, फिर उसके बाद कोलेक्टमी, अगर इससे भी फर्क नहीं पड़ा। कैल्शियम बढ़ जाता है सार्कोइडोसिस में, हाइपरकैल्सीमिया आता है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 63। A 32 years old female is diagnosed as having Crohn's disease, ascending colon, कहाँ पे है? Ascending colon or terminal ileum. Induction of remission was done with oral prednisolone with good response, but a trial of steroids taper induce a flare. अब जब आपके पास स्टीरॉइड्स को जब आप स्टॉप करा रहे होते हैं, फ्लेयर आना शुरू हो जाए, तो फिर आप क्या करते हो? इम्यूनोसप्रेसेंट ऐड करते हो। मैंने आपको एक बताया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम, स्टीरॉइड रेजिस्टेंट था। क्या था उसकी इसकी डेफिनेशन? इसकी डेफिनेशन कोई बताएगा? कब आप बोलते हो स्टीरॉइड रेजिस्टेंस है या स्टीरॉइड डिपेंडेंट है? ये मैंने आपको बताया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। आप क्या करते हो? नेफ्रोटिक सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या देते हो? स्टीरॉइड्स देते हो। कितने ग्राम ऑफ प्रोटीन यूरिया होता है तो आप कहते हो नेफ्रोटिक है? अगर आपके ठीक है। पास आपने हाँ, अगर आप अपने पेशेंट को स्टीरॉइड्स दे रहे हो और जब आपने स्टीरॉइड्स की डोज, जैसे आप ऑल्टरनेट डे पे लेके आते हो, जैसे आपने उसकी डोज कम की और पेशेंट को जो है ना वो फ्लेयर आना शुरू हो गया, दोबारा से नेफ्रोटिक शुरू हो गया, तो फिर आप उसको बोलते हो कि पेशेंट को जो है ना वो स्टीरॉइड डिपेंडेंसी आ गई है। और अगर आपके पेशेंट में जो है ना वो स्टीरॉइड जैसे स्टॉप कराई, तो जैसे आप स्टीरॉइड लेते ही भी पेशेंट का जो है ना नेफ्रोटिक सिंड्रोम रेंज प्रोटीन यूरिया ठीक नहीं हो रहा, तो फिर हम कहते हैं मैस उसका जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टीरॉइड रेजिस्टेंट है। तो ये चीजें इसमें आपके पास जो है ना ये वाइवा में पूछते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम का जब केस आ जाता है। और इसे क्लिनिक आपको वैसे भी रिटन में भी पता होना चाहिए। कितना प्रोटीन यूरिया का लेवल था? मोर देन 3 ग्राम। 3। हाँ, और आपके पास उसमें कितना था? ट्रांसोडेटिव पिक्चर के लिए प्रोटीन का लेवल मैंने आपको कहा था, याद रखना आपने। हमने कहा था 0.3330, ऐसे बनाया था हमने निमोनिक। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है 64। A 40 years old patient presented with history of terminal ileum resection due to Crohn's disease. Patient complained of watery diarrhea more than 70 episodes per day. All the labs tests, including CRP, ACE are normal, but investigation is most likely to confirm the diagnosis. अब आप देखो इसमें रिसेक्शन हो चुकी है। ठीक है, अब बाइल एसिड बेसिकली रीअब्जॉर्प्शन दैट होती कहाँ पे है? वो आइलियम में होती है। ठीक है, अब जब नहीं है आपके पास टर्मिनल आइलियम, तो इंक्रीज इन द डिलीवरी ऑफ बाइल एसिड्स थ्रू द लार्ज इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से डायरिया होगा। तो इस कंडीशन में आपने जो है ना बाइल एसिड डायरिया में ये सी कैट, इसे क्या बोलना चाहिए? SCH-CAT कैट, ये टेस्ट कराना है आपने। अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू, बाइल एसिड डायरिया में आपने ये कराना है, और आपने फैटी एसिड मैल एब्जॉर्प्शन में कैसे डिटेक्ट करना है? बाइल एसिड डायरिया और फैटी एसिड डायरिया के डिफरेंस पता होने चाहिए, जो इससे टेबल में दिए हुए हैं आगे से। ठीक है, अब आपके पास फैटी एसिड डायरिया में आप हिस्ट्री में क्या पूछते हो इम्पोर्टेंट? हाँ जी, इसमें आपने हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट आपके पास विटामिन A, D, E के वैसे फैक्टर्स आपने जरूर पूछने होते हैं, कि जो आपके पास इम्पोर्टेंट होता है जब आप डायरिया की हिस्ट्री करोगे ना, तो उसमें आपने पूछना भी जरूर है। 65 MCQ है। 65 years old male presented with foul smelling watery diarrhea for 4 months associated with abdominal pain. D-xylose test done showed normal excretion of D-xylose in the urine. अब आपके पास मैल एब्जॉर्प्शन को डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट होता है? D-xylose। मैल एब्जॉर्प्शन आपके पास दो चीजों की वजह से होती है, आइदर स्मॉल इंटेस्टाइन और आइदर पेनक्रेटाइटिस की वजह से। अगर आपके पास D-xylose नॉर्मल आ जाए, तो इसका मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन नॉर्मल है। ठीक है, पेनक्रियास का मसला है। अगर वो खराब आ जाए, तो इसका मतलब है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन का मसला है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट है, ये आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। अच्छा आपके पास नेक्स्ट मेरे पास ना एमसीक्यूज मिस प्रिंट है। मेरा पुराने मोबाइल में डाटा था, वो डिलीट हो गया। कोई रीड कर सकता है इनको, या कोई पिक्चर भेज दे मैं रीड कर दूं इनको? नेक्स्ट दोनों पेज मेरे पास ना गायब है।
या इधर से देख लेते हैं, चलो रुको। 6 MCQ हमारे पास है। 75 years old male with a progressive jaundice. Patient has no history of abdominal pain and there is no abdominal tenderness. However, examination revealed the palpable gallbladder. अब देखो palpable gallbladder अगर आ गया, Courvoisier's law क्या होता है हमारे पास, कोई बता सकता है? Painless jaundice in the presence of mass in the right hypochondrium is most likely due to the CA head of pancreas, but not likely due to the gallstones. ठीक है, palpable gallbladder in the presence of painless jaundice. अब painless jaundice से मुराद क्या है? jaundice पेनफुल पेनलेस कैसे हो सकता है? आपके पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में अगर पेन नहीं है तो वो पेनलेस jaundice है, अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन है तो पेनफुल jaundice है। 67 MCQ हमारे पास है। पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ Crohn's disease with a terminal ileum structure has a history of diarrhea despite treatment for the Crohn's disease. आपने बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सस्पेक्ट कर रहे हो। बैक्टीरियल ओवरग्रोथ के लिए आपको पता है कि आपने आइडियल टेस्ट पूछ रहे हैं तो स्मॉल बाउल एस्पाइरेट और कल्चर है, वैसे आप हाइड्रोजन ब्लड टेस्ट कराते हो, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है कि गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट MCQ 68 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैक ट्यूब इंसर्शन? वुंड इन्फेक्शन आपको पता है कि सबसे कॉमन, आप इसे काउंसिल भी करते हो। आप में से जो कोई पेसिस का कैंडिडेट है ना, तो उसे पता होना चाहिए कि जब आप पैक ट्यूब इंसर्शन बता रहे होते हो पार्किंसंस डिजीज में और क्रॉनिक डिजीजेस में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, तो आप वुंड इन्फेक्शन वगैरह का जरूर बताते हो उसको, किस साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है। 69 MCQ हमारे पास है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ पेनक्रेटाइटिस इन पाकिस्तान? पाकिस्तान की बात करें तो गॉल स्टोन सबसे कॉमन कॉज है। गेट स्मैश का निमोनिक होता है पेनक्रेटाइटिस के लिए। अच्छा, लास्ट MCQ आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट स्फेयर अल्सरेटिव कोलाइटिस? अब स्फेयरिटी आ गई है, तो स्फेयरिटी में आपके पास क्या होता है? टॉक्सिक मेगाकोलोन होने का चांस होता है। इसकी स्फेयरिटी के लिए कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई होता है? ट्रू लव वेंस क्राइटेरिया अप्लाई होता है इसमें हमारे पास। और इसमें हमने हाँ जी, ट्रू लव विट्स क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है। 70 MCQ हो गए हैं, 40 MCQ हमारे पास बच गए हैं। और इंशाल्लाह ये 40 MCQs हम कल निकालेंगे, परसों फिर हम अपना ऑफ रखेंगे वापस, ठीक है। हाँ जी, पेनलेस जॉन्डिस का मतलब ये है कि आपके पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन नहीं आ रहा, क्योंकि जब हम कर रहे होते हैं क्लिनिकल, जब हम क्लिनिकल की तैयारी करते हैं, पैंक्रेटिक कैंसर का पेशेंट देखते हैं, उसके एपिगेस्ट्रिक रीजन में तो पेन होता है, अच्छा भला पेन होता है पैनक्रेटाइटिस, उसके सीए पेनक्रियाज वाले को। तो आपने जो है ना उसमें देखना होता है कि राइट राइट पे, मुझे मेरे सुपरवाइजर ने बताया था कि राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन को कहते हैं बेसिकली कि पेनफुल जॉन्डिस है ये, क्योंकि वरना तो आपको ऐसे पेशेंट्स में पेन मिल रहा होता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में तो मिलता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुरूज, मुझे ये पूछना था कि कल आप रखेंगे क्लास या कल ऑफ होगी या संडे को कल ऑफ होगी? संडे को ऑफ होगा, क्योंकि गेस्ट्रो थोड़ा बड़ा था तो उसको 6 दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, कल होगा कंप्लीट, अच्छा अच्छा, सही है। ठीक है। तो अगर आप कहोगे तो हम फिर ऐसा करते हैं, 9:30 बजे आज क्लास, मतलब लाइक अभी आपके वहां पे 8:15 हो रहे हैं, आधे घंटे बाद क्लास रख के चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, कल और परसों फ्री हो जाएगा हमारा, अगर आप लोग विलिंग हो इस चीज के लिए। नहीं मैडम, नहीं, कल 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 रखते हैं मैडम, क्लास कल रखते हैं। आज के लिए काफी है, फिर ये रिवाइज करेंगे कल इंशाल्लाह। चलो ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैम जरा ये अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन डिजीज की मैनेजमेंट आप सर ही बता दें। आपके पास जो क्रोन्स डिजीज है ना, इसमें आपके पास स्टीरॉइड्स का रोल होता है, ठीक है, इंड्यूसिंग में भी और इंड्यूसिंग रेमिशन में भी और मेंटेनिंग रेमिशन में भी। और जो आपके पास अल्सरेटिव कोलाइटिस है, इसमें आपके पास सल्फासालाजिन वाले ग्रुप का रोल होता है, ठीक है। अब आपके पास जो टॉपिकल कब देना है आपने, ऑरल कब देना है, एक्सटेंसिव डिजीज में तो आपको ऑरल और टॉपिकल दोनों देना है। अगर आपके पास लोकल डिजीज है तो फिर आप सिंपल जो है ना वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में टॉपिकल दे दोगे मिसालाजिन। और अगर इससे टॉपिकल और ऑरल मिसालाजिन से फर्क नहीं पड़ा तो फिर आपको ऑरल स्टेरॉइड्स पे ऐड करने पड़ेंगे। और फिर आपके पास आ जाता है कि स्वेरिटी, जब स्वेरिटी आ गई है आपके पास अल्सरेटिव की, तो उसमें आपने आईवी स्टेरॉइड्स देने। स्वेरिटी के अब क्राइटेरिया जो है ना, ट्रू लव क्राइटेरिया अप्लाई होता है उस पे, उसके 5 पॉइंट्स हैं आगे फर्दर। WBCs का बढ़ जाना आपके पास,
डायरिया की जो स्टूल का नंबर है वो 6 से ऊपर हो जाना, और ESR CRP 30 से ऊपर हो जाना। ये MCQ इस तरह आता है, वो आपने खुद अप्लाई करना होता है अपने। आप देखते हो कि सिविरिटी आ गई है इस टाइम, IV स्टेरॉइड्स देते हो, नहीं फर्क पड़ा तो फिर आप IV साइक्लोस्पोरिन या इन्फ्लिक्सिमैब पे डालते हो पेशेंट को, इससे भी फर्क नहीं पड़ा फिर कोलेक्टमी की तरफ जाते हो। ठीक है, ऐसे मैनेज करते हो पेशेंट को। चले फिर इसके साथ क्लास एंड करते हो इंशाल्लाह, कल फिर जो है ना वो इसी टाइम पे क्लास होगी। अगर टाइम थोड़ा बहुत चेंज करना हो तो मैं आपको पहले बता दूंगी फिर। ठीक है, ओके, चलिए फिर क्लास एंड करती हूँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज।